अंधे हो, दिखाई नहीं देता? तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से ना शर्म आती है मुझे। लो और चाटो इसे। क्या बेशरम बेहया आदमी, ले अपनी जुबान से चाट कर आइसक्रीम को साफ कर, वरना तेरी ये जो लंबी जुबान है ना खींच कर तेरे हाथ में दे दूंगी। और शगुन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुंह बंद। जितना बोला गया है बस उतना कर। गरीब कंगाल भिखारी आदमी, मेरे 20 लाख के सैंडल का सत्यानाश कर दिया। इसकी कीमत तो तू जिंदगी भर चुका नहीं सकता, तो क्यों ना मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दे। जेब को ना सही, एटलीस्ट दिल को तो थोड़ा सुकून मिले। चलो चलो एंटरटेन करो। देखो शगुन, मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सॉरी बोल देता हूँ। प्लीज इस बार माफ कर दो। माफी तो आपको जीजा जी मेरे 2 शर्तों पर ही मिलेगी। या तो आप 20 लाख रुपया दे दो, या फिर अपनी जीभ से चाट कर मेरे सैंडल को साफ करो। 3 साल पहले अहान एक गरीब बेचारा बेसहारा लड़का था जो रोड पर भीख मांगकर अपना पेट पालता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात उस शहर के एक टॉप बिजनेसमैन शेखर गिल से हुई। Can you lend me 10 rupees? Put this. Take it. No, sir. I just need 10 rupees. I want to eat some bread and biscuits. Just 10 rupees. Not 500. Please, come. Sit in the car. I have something for you. Come. शेखर ने अहान की पिछली जिंदगी के बारे में कई बार सवाल किया, लेकिन अहान ने कभी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन उसका सच शेखर या गिल मैंशन के दूसरे लोगों को पता चलेगा, वो उसे हाथ पैर जोड़कर अपने घर से जाने के लिए उससे भी भीख मांगने लगेंगे। ऐसे में अहान अपने सर से ये छत बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता था। वहीं जब शेखर गिल ने अपनी एक लौती बेटी शनाया की शादी अहान से करवा दी, तो उसकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। 2 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है और तुमने शगुन की 20 लाख की सैंडल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? बताओ आखिर कब तक कैसे मैं तुम्हारी हरकतों का हर्जाना भरती रहूंगी? फिलहाल तो मैं शगुन को 20 लाख देकर तुम्हें बचा रही हूँ, और ये मेरा तुम पर एक एहसान है जिसे तुम्हें सही वक्त आने पर मेरे तरीके से चुकाना होगा। शनाया अपने गरीब पति अहान से हद से ज्यादा नफरत करती थी। शनाया ने अपने पापा शेखर गिल की शर्तों के आगे मजबूर होकर उस रात अहान के साथ 7 फेरे तो ले लिए, लेकिन इन 7 फेरों की रात के बाद उसने अहान पर जो जुल्म किए, उसे सुन आपकी भी रूह कांप जाएगी। यही वजह थी कि अहान शनाया की आहट से भी डरता था, लेकिन फिर भी वो गिल मेंशन की छत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। गिल मेंशन में सिर्फ शनाया और शगुन ही नहीं, बल्कि उसकी माँ यामिनी गिल भी अहान को ऐसे धुतकारती थी जैसे दरवाजे पर खड़े किसी गली के कुत्ते को धुतकार रही हो। अहान साहब, कलेक्टर साहब, मर गया ये आदमी। जब से शेखर से घर में लेकर आए इसने दिमाग में डंप कर दिया है। यार किसी को मारने की सजा ना हो ना, तो ये पहला खून होगा मेरी लाइफ का। क्या हुआ माँ? आपके कपड़े मैंने टाइम पर धोकर सुखा दिए थे। सत्यानाश हो तेरा भिखारी। ये देख क्या किया तूने मेरी साड़ी का। जब काम पर होता है कम से कम उस वक्त तो अपनी चटोरी जुबान को लगाम दिया कर। मेरे कपड़े सुखाने गया था ना, उस वक्त चाय पीने की क्या जरूरत थी? नीचे आकर भी तो चाय पी सकता था ना तू। मैं काम के चक्कर में कब वहीं भूल गया। सॉरी मॉम। सॉरी माय फुट। क्या करूं तेरी सॉरी का? अचार डालूं मैं? इस बार तेरी गलती की ऐसी सजा दूंगी ना मैं, तेरी रूह तक कांप जाएगी। अगली गलती करने से पहले तू 100 बार सोचेगा।
भारत के सबसे अमीर घराने में आहान जैसे गरीब बेसहारा लड़के की शादी शनाया के पापा शेखर गिल की वजह से तो होगी। इस शादी ने आहान को धरती पर ही नरक के दर्शन करा दिए थे, जहां एक तरफ आहान को उसकी पत्नी शनाया गिल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वहीं दूसरी ओर उसकी सास यामिनी भी उसे दिन रात गालियां देती। ये सब झेलना तो आहान के लिए रोजाना की बात हो गई थी, लेकिन आज जो आहान के साथ होने वाला था वो उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। मर गया ये आदमी, चिल्ला चिल्ला के मेरे गले से खून निकलवा देगा ये कामचोर निठल्ला। क्या हुआ मम, आपको कुछ चाहिए था? ये देख, शनाया अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गई है। अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर का कुछ भी नहीं खाएगी, तो अपनी जिराफ जैसी टांगों से जल्दी से दौड़ता हुआ जा। शनाया के लिए इस तरह लंच भूल जाना रोजाना की बात थी। ऐसे में हमेशा की तरह आज भी आहान शनाया का लंच वक्त आ गया है, काम शुरू कर दो। उसकी कॉल के तुरंत बाद शनाया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? वहां जो अपने 5 रुपए की चाय के पैसे भी मुझसे मांगता था, उसने मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस भिखारी के पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं? कहीं उसने कोई डाका तो नहीं डाल दिया? अगर ये पैसे चोरी के हुए तो मैं फंस सकती हूँ। 100 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम अपने खाते में देख शनाया के हाथ पैर फूलने लगे। उसकी सेक्रेटरी केबिन के अंदर आई और शनाया के हाथ में एक लाल लिफाफा थमा दिया, जिसके ऊपर लिखा था आखिरी सलाम। शनाया ने जैसे ही वो लिफाफा खोला, वो उसके अंदर रखे पेपर पढ़कर सर से पैर तक हिल गई। एकाएक उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे उस एक लाल लिफाफे ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी हो। एक तरफ तो शनाया इस बात से हैरान थी कि पिछले 3 सालों तक उसके टुकड़े पर पलने वाले आहान के पास अचानक से 100 करोड़ रुपए कहां से आए, तो वहीं दूसरी ओर वो लाल लिफाफा जिस पर आखिरी सलाम लिखा था, उसने तो शनाया के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सोचो शनाया, सोचो कि इस भिखारी के पास 100 करोड़ कहां से आ गए। मुझे नहीं पता देव कि आखिर आहान की हकीकत क्या है। अब तो मुझे भी जानना है कि उस भिखारी आहान का सच क्या है, जो वो पिछले 3 सालों से मुझसे और मेरे पापा से छुपा रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए शनाया बार बार आहान को फोन कर रही थी, लेकिन आहान हर बार उसका कॉल काट देता। आहान के इस बदले बर्ताव से शनाया को गहरा झटका लगता है। आखिर क्यों किया आहान ने शनाया के साथ ऐसा धोखा? और आहान अगर वो पहले से ही था इतना अमीर, तो इतने सालों से ससुराल में गरीब बनकर क्यों रह रहा था? क्या वो शनाया को किसी जाल में फंसाना चाहता था, या इससे भी बड़ा है उसका मकसद? ये सब मैं पिछले 10 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, हो कहाँ पर तुम? और एक बात बताओ, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? बस बहुत हुआ शनाया, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स चाहिए थे, मैंने दे दिए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो भी भेज दिए। और क्या चाहती हो तुम? आखिर बार बार फोन करने का मतलब क्या है? You know what? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात कर, क्योंकि पहले तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अब मैं तुम्हारी। सो लीव। आज तक शनाया के तीखे तेवर देख आहान कांपता था, लेकिन आज पहली बार था जब आहान का रौबदार पलटवार देख शनाया कांपने लगी थी। लेकिन आहान, पहले तो तुम रिश्ता निभा रहे थे ना, तो एक रात में ऐसा क्या बदल गया? तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो ना, पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक नौकर और एक मालिक का था।
तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे पालतू कुत्ता बना के रखा, और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अमीर हूँ, तो तुम चाहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। रियली? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? अब जब तुम्हारी जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है, तो बार बार एक तरीके के सवाल करके उसे खराब क्यों करना चाहते हो तुम? एंड बाय द वे, जाओ और अब ऑफिस के कैबिन में छिप छिप कर नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने उस आशिक देव के साथ अय्याशी करो। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक बार हम दोनों को साथ में मिलना होगा कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि तभी हमारा डाइवोर्स हो पाएगा और ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, और उसे दिन तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। Do you get that? ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोचा है ना, तो ऐसा ही सही। लेकिन कल सबसे पहले ऑफिस आकर मिलो मुझसे, उसके बाद हम जाएंगे कोर्ट। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए। ठीक है, कल सुबह तुमसे मिलता हूँ। शनाया का आज का दिन बहुत खराब था। ऐसे में वो शाम परिवार के साथ बिताना चाहती थी। यही सोच रात में शनाया पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए बैठी। इसी दौरान शनाया के पापा शेखर गिल खाना लेकर आए और टेबल पर सेट करना शुरू कर दिया। शनाया ने पहली बार अपने पापा को इतना काम करते हुए देखकर कहा, पापा घर में नौकर नहीं है क्या? आप क्यों ये सब कर रहे हैं? बैठिए ना, हमारे साथ खाना खाइए। कंपनी से रिटायरमेंट लेने के बाद से ये काम मैं रोज करता हूँ। आज किया तो उसमें क्या बात है? वो बात अलग है, क्या तुम पहली बार रूम से निकलकर यहाँ खाना खाने आई हो? वरना तुम्हें ये भी पता नहीं होगा, इन 3 सालों में मेरी जिंदगी किचन से किचन में ही कट रही है। क्या चाहते हो? बेटी के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हमने तुमसे कहा है किचन में रहने के लिए पूरा दिन? अपनी मर्जी से पूरे दिन किचन में रहते हो और खाना बनाते रहते हो। जिस तरह से अहान घर में नौकरों की तरह काम करता था, उसी तरह शेखर गिल को भी शनाया की माँ यामिनी ने घर का नौकर बना रखा था। ऐसे में पूरे घर के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन आज अचानक से अहान के चले जाने से शेखर को गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण वो चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने पहली बार अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी मर्जी से किचन में रहता हूँ। यहाँ बाहर तो चुगलियों के अलावा कुछ नहीं होता है। तुम माँ बेटी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ना खुद खुश रहना, ना आहान को और मुझे रहने देना। हर बात गलत, बदतमीजी से पेश आना, इंसान को इंसानी ना समझना। यहाँ हर कोई आहान को गालियां देता रहता है या उसे जलील करने का मौका तलाश करता है। मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी एकलौती बेटी, वो भी मेरी नहीं रही। उसे भी अपने बाप से ज्यादा अपनी कंपनी में समय बिताना अच्छा लगता है। एक लंबे समय बाद अपनी बेटी शनाया से बात करते हुए शेखर गिल के अचानक आंसू निकल गए और वो रोते हुए सीधा किचन की तरफ चले गए। ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों पापा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उन्हें चैन से क्यों नहीं जीने देते? तुम कब से मर्दों के बारे में इतना सोचने लगी? और तुमने तो खुद अपने पति को अपना नौकर बना के रखा था ना? क्या उस वक्त तुम्हें बात याद नहीं आई? आहान और मेरी शादी जोर जबरदस्ती से हुई थी। ना ही आहान इस शादी से खुश था और ना ही मैं। और वो जो कुछ भी मेरे लिए करता था, सब अपनी मर्जी से करता था। मैंने उसे कभी मेरा नौकर बनने के लिए नहीं कहा। वो तो माँ ही उसे जबरदस्ती टिफिन देकर मेरे ऑफिस भेज देती थी। शाम तक जब मैं आती थी, वो खुद ही मेरा कमरा साफ कर देता था। आप लोगों की तरह मैंने उस पर कभी भी काम नहीं थोपा। ये कहकर शनाया ने अपनी प्लेट्स उठाई और अपने पापा से मिलने किचन में चले गई, जिन्होंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था। पापा,
सॉरी पापा, ऑफिस के काम और तमाम चीजों में ना मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपको भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए पापा। और हम साथ में खाना खाएंगे। एक अरसे बाद बेटी को अपने पास इस तरह बैठे देख शेखर गिल की आंखें फिर से नम हो गई। मैम, आपको बहुत टाइम लग गया आने में। अब तक तो सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं। और वो देव सर, वो तो सबको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स। शनाया को एक झटके में देव की पूरी चाल समझ में आ गई। वो समझ गई थी कि जरूर देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग गया है। ऐसे में उसने एक सेकंड नहीं गवाया और सीधा देव के पास पहुंच गई। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुमने बोर्ड मेंबर्स को यहाँ क्यों बुलाया? और प्यार के नाम पे पीठ में छुरा घोंपने की कौन सी ये चाल चल रहे हो तुम? देखो शनाया, बोर्ड मेंबर तुम पर या मुझ पर कितना भी क्यों न चिल्लाएं, लेकिन समय समय पर उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और आज जब कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई तो क्या तुम उन्हें भूल जाओगी? नहीं ना। ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रायज़ादा कंपनी के साथ हुई डील के बारे में देव को कैसे पता चला। उसने तो किसी से इस बारे में बात नहीं की। तभी उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस में ही कोई है जो सारी खबरें देव तक पहुंचाता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है शनाया। फिर ये तुम कैसे सोच सकती हो कि सिर्फ बोर्ड मेंबर से तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी? हम दोनों मिलकर बात करेंगे ना। आखिर इस गिल कॉर्पोरेशन में मेरा भी तो कुछ हक बनता है। देव की ये बात सुनते ही शनाया को यकीन हो गया कि देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग चुका है। ऐसे में वो अब देव के हाथों की कठपुतली है। लेकिन फिलहाल उसने देव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बोर्ड मेंबर से बात करने चली गई। गुड जॉब, बहुत ही शानदार काम किया है तुमने। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। बस इसी तरह गिल कॉर्पोरेशन की सारी खबरें मुझे देते रहो। फिर एक दिन तुम और मैं मिलकर इस कंपनी पर राज करेंगे। जहां एक और गिल कंपनी में ये सारा तमाशा चल रहा था, तो दूसरी ओर अहान एक लेविश मेंशन में अपनी नई जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे अपने फोन का भी होश नहीं था। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था। 3 सालों की मदहोशी के बाद वो ऐसे नींद के गहरे आगोश में था जहां उसे सब सपना लग रहा था। तुम My darling baby. Long time. No see. Let's go. उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं था। और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्हें भरोसा भी तो सिर्फ तुम पर है, इसीलिए तुम
अपने एक लौते वारिस को बेघर कर उन्होंने अपना सारा बिजनेस हमारे हाथों में दे दिया। एंड यू नो व्हाट, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुमने उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। वो उनका नहीं, तुम्हारा बिजनेस है, क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी छोर तुम तक ही जाएगी। सामने बैठी नताशा की ये बात सुनकर अहान चौंक उठा और उसने कहा, सच बताओ नताशा, डैड बिना किसी शर्त के मान गए या तुम उन्हीं की शर्त को मेरे पास ऑफर लेकर आई? क्योंकि अगर ऐसा है तो दरवाजा सामने है, तुम दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा। फिर चाहे वो मुझे जिंदा मार दे या मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। शांत हो जाओ अहान। और क्या शनाया गिल के घर नर्क जैसे 3 साल बिताकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अभी भी डैड के सामने अकड़ दिखाने पर अड़े हो? वैसे भी तुम जानते हो कि डैड इतनी आसानी से नहीं मानते। फिलहाल उन्होंने गिल कॉर्पोरेशन को एक नया काम देने की कोशिश की है। शायद इसी बहाने वो शनाया और तुम्हें एक बार फिर एक साथ खड़ा करना चाहते हैं। अब मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उनकी कौन सी नई चाल है, क्योंकि वो शनाया को पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नताशा का अहान के परिवार के साथ क्या रिश्ता था ये कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन ये सच था कि नताशा अहान के पापा को सारी दुनिया के सामने डैड कहकर ही बुलाती थी, जिसके चलते जब भी नताशा की कोई तस्वीर अहान के परिवार के साथ छपती तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके रायज़ादा परिवार के नाजायज औलाद होने की अफवाहें तूल पकड़ने लगती। वहीं अब अहान के एक बार फिर से रायज़ादा परिवार में लौटने की खबर ने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया था। हर कोई हैरान था कि 3 साल पहले लापता हुआ रायज़ादा परिवार का बेटा आखिर इस तरह अचानक कैसे लौट आया। सच सरस अलग है नताशा। एक्चुअली शनाया की बहन और उसकी मम्मी की गालियों को सुन सुनकर मेरा पेशेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया और उनके दिल में मेरे लिए नफरत और गुस्सा है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे और डैड की जाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश की ना, देन ट्रस्ट में इस बार मैं इतनी दूर चला जाऊं कि पूरी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे लगा लोगी ना तो भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। मैं जानती हूँ, तुम अपने डैड की असलियत भी जानते हो और इस कंपनी की जरूरत भी। लेकिन अगर पावर चाहिए तो आजादी के साथ साथ जिंदगी के कुछ सच से भी समझौता करना पड़ेगा। नताशा, फिलहाल मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी ये सारी बातें होती हैं मुझे डैड की बेवफाई याद आ जाती जो उन्होंने मेरी माँ के साथ की थी, जिसका नतीजा बस अहान, बहुत बोल चुके हो तुम। सच वो आग है जिसके भी हाथ पे रखो वो चिल्लाएगा ही। खैर तुम ये सब छोड़ो, जो प्लान मैंने तुम्हें बोला है उसे एक्टिवेट करो बहुत जल्दी। गिल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। अहान अभी नताशा को शनाया की कंपनी को लेकर अपनी अगली चाल बताता ही है कि उसी वक्त नताशा के फोन पर एक मैसेज आया। उसे किसी ने वीडियो मैसेज भेजा था। डाउनलोड करके वीडियो देखा तो सीसीटीवी वीडियो में गिल कॉर्पोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए नजर आ रहे थे। अहान, लो आ गया तुम्हारा पैगाम। अब शुरू करते हैं अपना मिशन शनाया। ध्यान से नताशा, क्योंकि एक भी गलती हम पर उल्टी पड़ सकती है। अगर मेरे सामने आने से पहले मेरा राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दिल भी हाथ नहीं आएगा और रायज़ादा भी डूब जाएगा। तो थोड़ा संभल कर। ऑल द बेस्ट। अहान की बात सुनकर नताशा उसके कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने एक नंबर डायल किया। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और एक फाइल उसे दी। फाइल में पूरी रिपोर्ट प्रूफ के साथ है। अहान पर हुए एक जुल्म का बदला लूंगी। जी मैम, अगर वो लोग इस डील से नहीं माने तो उनके खिलाफ किए हुए सारे कामों की चार्जशीट है इसमें, जिसे हम हुक्म की तरह उनके सामने पेश कर सकते हैं। गुड जॉब, इसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा।
नताशा ने फाइल देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, शनाया, सीन है जितने दिन और रात के यूंगी बदले सब गिन गिन के। मेरा भाई अच्छा इंसान है, लेकिन इंसानियत तो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है मेरे भाई के साथ, उसका हिसाब देने के लिए तैयार रहो। नताशा के निकलने के करीब 1 घंटे बाद अहान के फोन पर नताशा का मैसेज आया, जिसे देखकर अहान जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा खेल का मजा। नताशा, यू आर ग्रेट। अपने शिकार को काबू में करना मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था, तो उम्मीद करता हूँ गलती नहीं करोगी। तभी अहान के फोन की रिंग बजने लगी। उसने देखा कि शनाया का भाई शौर्य उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, बोलो शौर्य, अब तुम्हें क्या चाहिए? जब से मुझे पता चला ना कि तुमने मेरी बहन के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तुम तो बहुत गरीब थे ना, कहीं आना जाना हो तो 50-50 रुपए के लिए मेरी दीदी से गिड़गिड़ा के भीख मांगते थे। प्लीज मुझे ना एक बात बताओ, तुम पहले ही इतने अमीर थे या कोई लॉटरी वॉटरी का टिकट लगाए भाई? देखो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, लेकिन प्लीज तुम किसी से शेयर मत करना, ओके? दरअसल देव तुम्हारा जीजा बनना चाहता है और मैं उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। तो मेरे और देव के बीच में एक डील हुई, और डील ये थी कि वो मुझे 100 करोड़ रुपए देगा, और बदले में मुझे उसका एक छोटा सा काम करना होगा और तुम्हारी बहन के डाइवोर्स पेपर साइन करने होंगे। मैंने उसका वो छोटा सा काम कर दिया और तुम्हारी बहन के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दी, और डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करके चुपचाप यहाँ पे आ गया। हेलो, सुन लिया ना? अब फोन करके डिस्टर्ब मत करना। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने साथ आए 2 गार्ड के साथ गिल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में एंटर हुई। नताशा ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए फाइल खोलकर उसमें एक एक पेपर निकालते हुए बोर्ड मेंबर्स के हाथ में पकड़ा दिया। उन पेपर्स को देखते हुए बोर्ड मेंबर्स के होश उड़ गए। जब शनाया ने पेपर को पढ़ा तो बहुत ही हैरानी के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अहान ऐसा नहीं कर सकता। अहान को जितना तंग तुमने किया है, अब उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उस पेपर में क्या लिखा था जिससे सभी के होश उड़ गए? क्या अहान शनाया को बर्बाद करना चाहता था, या उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है? अहान और नताशा दोनों साथ मिलकर गिल परिवार के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? और आखिर क्या है अहान की हकीकत? अहान के पापा आखिर कौन है और वो उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? और अगर अहान इतना अमीर था तो शनाया के साथ 3 सालों तक गरीब बनकर क्यों रहा? और क्यों खा रहा था शनाया, यामिनी और शगुन की इतनी गंदी गंदी गालियां? और आखिर उस लाल लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे देखकर सर से पैर तक कांपने लगी थी शनाया? शनाया, अब तुम्हारे बारे